देखिए, ट्रस्ट में लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नियुक्त किए गए थे। ज्ञानेश कुमार भी 2020 से 2024 तक जो वोट चोर हैं, वोट चोर के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी को वोटों की डकैती में मदद करते हैं, चोरी में मदद करते हैं, जैसे दिल्ली में की, जैसे बंगाल में 27 लाख लोगों को वोट से वंचित रखा, जैसे पंजाब में मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के वोट चोरी करते हुए पकड़े गए और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में जगह दी गई थी। एफआईआर हुई है ट्रस्ट के कहने पे। चोरी किसने की है? ट्रस्ट ने की है। एफआईआर किसके कहने पे हो रही है? ट्रस्ट के कहने पे हो रही है। मतलब चोर कह रहा है कि भाई आओ और मेरी चोरी की आप तहकीकात करो, और तो सबसे पहले उनका बुलडोजर तैयार रहता है। यहाँ तो नहीं चला बुलडोजर, अपराधियों यहाँ को तो यमराज से मिलवा देते हैं। भाई गरीबों की झुग्गियों पे बुलडोजर चल जाता है इनका। दिल्ली में इन्होंने झुग्गियां तोड़ दी गरीबों की, जो कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान। उत्तर प्रदेश में झुग्गियां तोड़ रहे हैं, गरीबों का आशियाना छीन रहे हैं। लेकिन जो महाडकैत, महापापी, जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, जिनकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी, उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, उन पापियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा। और ये वीएचपी के प्रवक्ता आगे ये कह रहे हैं कि जी वो 2 जोड़ी कपड़े में रहते हैं। अरे 2 जोड़ी कपड़े में रहते हैं, इतनी तो समझ है उन्हें कि भाई वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह डकैती हुई है, 5 लाख अविनाश शुक्ला के यहाँ से बरामद हुए, 10 लाख लव कुश मिश्रा के यहाँ से बरामद हुए, करोड़ों रुपए की और बरामदगी हुई। भाई रजनीश कुमार कौन है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो तो उनका कार्यकर्ता है, जिसने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि भाई यहाँ पे धड़ल्ले से जो है चोरी डकैती की जा रही है। धर्म जी, पहली बात तो ये एसआईटी और ये एफआईआर, ये दोनों चीजें फर्जी हैं। साथियों नमस्कार। बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि एक शख्स था महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा, और उसको एज अ डीमन हमें दिखाया जाता था कि इतिहास में कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने मंदिरों को लूटा, जिनके दान पात्र पर हाथ साफ किए, और उस वक्त की लड़ाई को, सत्ता की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, अलग अलग नैरेटिव से हमें समझाया जाता था। लेकिन आज साल 2026 में कहानी सामने आ रही है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर पर कुठाराघात हुआ है। 200 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है साहब। जिसकी 10-10 हजार रुपए सैलरी है, उसके घर से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। जिसकी 20,000 रुपए सैलरी है, वो 1.5 लाख, माफ कीजिएगा, 1.5 करोड़ की जमीन खरीद रहा है। ये सब संभव कैसे हो रहा है? और जो लोग इसे फ्लैग कर रहे हैं, इस पर उंगली उठा रहे हैं कि सरकार की नाक के नीचे राम जी के घर में चोरी हो रही है, उन्हीं को रामद्रोही बताया जा रहा है। एक नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, नाम अनमोल पवार है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान के इस खास कार्यक्रम में। अनमोल जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप लोग इस पूरी चोरी को फ्लैग कर रहे हैं, विसल ब्लोअर बन रहे हैं। आपके नेता ने तो एसआईटी को सबूत भी पेश किए हैं। आप ही लोगों पर सवाल उठाया जा रहा है कि आप ये सवाल ही क्यों उठा रहे हैं, यानी कि सवाल उठाने वाला ही इसमें दोषी दिखाई दे रहा है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, भावनात्मक तौर पे कितना बड़ा हमला है हिंदुओं की भावना पर। देखिए धरन जी, आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बहुत गहरी चोट पहुंची है। भाई प्रभु राम जो हैं, सभी हिंदुओं के आदर्श हैं। हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और पूरे देश ने एक ऐसी पार्टी पे भरोसा जताया जिसने कहा था कि भाई वो राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही लोग जो राम मंदिर बनाने की बात करते थे, जो कायदे में फर्जी हिंदू हैं, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, यही लोग पहले जमीन घोटाला करेंगे। 2021 में इन्होंने 2 करोड़ की जमीन जो है वो 18 करोड़ में चंपत राय, जो ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने खरीदी। जो 3 करोड़ की जमीन है वो 24 करोड़ में खरीदी गई उनके द्वारा। जो 9 करोड़ की जमीन है वो 55 करोड़ में खरीदी गई उनके द्वारा। कितने हजारों हजार % का जो है, आप ये देख लीजिए, फर्क आ रहा है। उसके बाद इनका चंदा चोरी पकड़ा गया, फिर इनका चढ़ावा चोरी पकड़ा गया, आभूषण इन्होंने चोरी कर लिए, इन्होंने चरण पादुका चोरी कर ली, इन्होंने जो
सबसे प्रिय चीज जो है भक्त अपनी प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं, उस चढ़ावे को इन्होंने चोरी कर लिया। कई लोग तो अपने घर बार अपनी जायदाद बेच के सभी प्रभु के नाम अर्पित कर देते हैं। अब आप सोचिए उनकी आस्था को कितना गहरा सदमा लगा होगा। और जब हमने बात उठाई, लगातार हमने इस पे सवाल पूछे। 2021 में हमारे नेता संजय सिंह जी ने तहरीर दी थाने में। फिर 2026 में अभी जो जमीन की खरीद फरोख्त की गई है उसके बारे में हमने बताया। फिर इन्हीं के लोग बाहर आके बता रहे हैं, महिपाल सिंह जो पूर्व लेखा प्रभारी थे, जो आरएसएस के आदमी हैं, उन्होंने बताया कि 2021 में ये जो जमीन घोटाला हुआ, जिसमें पहले सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन खरीदी 2 करोड़ में, वो जमीन 5 मिनट बाद सुल्तान अंसारी ने चंपत राय को 18 करोड़ में बेच दी, जिसमें भाजपा के ईडी पार्टी के मेयर जो है ऋषिकेश कुमार का भी नाम सामने आया। उस पे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संतोष दुबे जो कार सेवक रहे हैं, जिन्होंने 4 गोलियां खाई थी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उनके पास 6-6 मंजिला मकान है। आज वो गाड़ियों में चलते हैं, आज पूरे लाव लश्कर के साथ चलते हैं। तो ये सारा पैसा आया कहाँ से? जो 20,000 रुपए की नौकरी करता था, वो आज करोड़पति अरबपति बन गया। वो पैसा तो लोगों का है ना, वो लोगों के चढ़ावे का पैसा है। वो प्रभु श्री राम के घर से लूटा गया पैसा है। तो अब इनका चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया। अब पता चल गया कि कितने फर्जी हिंदू हैं जो प्रभु श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, उनका आचरण नहीं अपनाते, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, देशवासियों की आंखों में धूल झोंक के देश को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। और इन्होंने प्रभु श्री राम के घर को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अनमोल जी, आप लोग चंपत राय पे इल्जाम लगा रहे हैं, चंपत राय के ऊपर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी की जांच में तो अभी तक चंपत राय से कुछ खास बातें निकल कर भी नहीं आई हैं। ना कि एसआईटी की रिपोर्ट ने अभी तक चंपत राय को आरोपी माना है। देखिए धरन जी, पहली बात तो ये एसआईटी और ये एफआईआर, ये दोनों चीजें फर्जी हैं। जैसे ही हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि वो अयोध्या जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, हड़कंप मच गया भाजपा में। उन्होंने तुरंत जो है फर्जी एफआईआर कराई। किन लोगों के खिलाफ? 8 छोटे मोटे लोगों के खिलाफ। कोई चुन्नू मुन्नू टुन्नू नाम से व्यक्ति हैं, लव कुश मिश्रा हैं, अविनाश शुक्ला हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई। लेकिन बड़ी मछलियां जो है उन्हें छोड़ दिया। अब आप कहोगे भाई चंपत राय पे आप क्यों आरोप लगा रहे हो? भाई आप एक चीज बताइए, ये ट्रस्ट बनाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। ट्रस्ट के मेंबर नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। सारे ट्रस्टीज उनके द्वारा नियुक्त किए गए। मंदिर का मैनेजमेंट उनके अधीन आता है। ये जितने भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं, ये उनके द्वारा नियुक्त किए गए। सभी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। अगर वहां पे इतनी बड़ी चोरी हो रही है, लगातार डकैती डाली जा रही है, हजारों करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं, 200 किलो चांदी बताया जा रहा है एक सिंधी समाज ने जो है दान की थी, उन्हें रसीद नहीं दी गई। बहुत से लोग सामने निकल के आए कि उन्होंने कैश जो है वो डोनेट किया था, उसकी रसीद नहीं मिल रही। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, ये सब सही तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी तो महासचिव की है ना, ये तो ट्रस्टी की है। और चलो आप हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, तो जो आरएसएस के लोग हैं वो महिपाल सिंह और वो संतोष दुबे और भाजपा के पूर्व सांसद जो हैं ईडी पार्टी के विनय कटियार, क्या ये सब भी झूठ बोल रहे हैं? क्या ब्रिजभूषण शरण भी झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई वो जो अपने आप को बाहुबली मानते हैं कि भाई उन्हें डर लग रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं? भाई रजनीश कुमार कौन है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो तो उनका कार्यकर्ता है, जिसने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि भाई यहाँ पे धड़ल्ले से जो है चोरी डकैती की जा रही है। तो इन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्यों इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों 18 दिन बाद एफआईआर की गई? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईटी बनाई गई वो भी बिना एफआईआर के। जब प्रथम दृष्टया, जब प्राइमा फेसाई ये साबित हो गया कि वहां पे चोरी हुई है, डकैती हुई है, 5 लाख अविनाश शुक्ला के यहाँ से बरामद हुए, 10 लाख लवकुश मिश्रा के यहाँ से बरामद हुए, करोड़ों रुपए की और बरामदगी हुई, 8 महीने का सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज गायब कर दिया गया, तो
आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? क्यों अरविंद केजरीवाल जी के पहुंचने पे आपने हब्बड़ दब्बड़ में एफआईआर दर्ज की और उसके बावजूद इन दोनों लोगों को छोड़ दिया? यही चंपत लेकिन राय थे ना जो पहले दिन आके कहते थे कि ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं पाया गया, ऑडिट करा रहे हैं हम। और इन्हीं के खिलाफ देखिए आप कितने हजारों करोड़ के गबन का प्रमाण सामने आ रहे हैं। ये जमीन तो उन्होंने ही खरीदी है ना भाई। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदना, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदना, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदना, ये किसी टिन्नू ने या किसी लवकुश मिश्रा ने थोड़ी ना खरीदी है, तो चंपत राय ने खरीदी है। और ये वीएचपी के प्रवक्ता आगे ये कह रहे हैं कि जी वो 2 जोड़ी कपड़े में रहते हैं। अरे 2 जोड़ी कपड़े में रहते हैं, इतनी तो समझ है उन्हें कि भाई वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये ईडी पार्टी जो राम नाम पे वोट मांग के आई थी, जब राम जी के घर में डकैती डाली जा रही थी, इन्हीं डकैतों द्वारा, जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे, महा डकैती हुई, उस समय ये अपने घर में बैठे हुए थे, बिल में छुपे हुए थे। लेकिन अनमोल जी यहाँ पे आप ही की बात से दो सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला तो आप सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा था, आपकी पार्टी कई बार लिख चुकी है कि बिना एफआईआर के एसआईटी गठित कैसे हो गई। एसआईटी तो मुख्यमंत्री के आदेश पर उनके स्वतः संज्ञान पर गठित की जा सकती है, उसके लिए एफआईआर का ग्राउंड होना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात कि चंपत राय के ऊपर जो डायरेक्ट इल्जाम है, एसआईटी क्या जानबूझ करके चंपत राय को इग्नोर कर रही है क्या? ऐसा भी इल्जाम आप लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। एसआईटी केवल लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। 2 चीजें आप समझिए। पहला ये कि एक तो उत्तर प्रदेश में 105 एसआईटी पहले बन चुकी, आज जी। तक मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। एक भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। महाकुंभ में कितनी बड़ी त्रासदी हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई। कितने आगजनी की घटनाएं हुई, झांसी में मेडिकल कॉलेज था, उसकी भी रिपोर्ट मेरे ख्याल से आज तक दाखिल नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जब प्रथम दृष्टया ये साफ हो गया कि भाई वहां पे चोरी हुई है, तो एफआईआर क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने 20 दिन खराब कर दिए, 18 दिन खराब कर दिया, आपने 19वें दिन एफआईआर की है। और तीसरी बात ये कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी का न्याय प्रणाली तो पूरे देश से अलग है, वो बताते हैं जैसा। अगर उन्हें कहीं अपराध मिलता है, जैसा वो खुद ही कहते हैं समाज में, तो सबसे पहले उनका बुलडोजर तैयार रहता है। यहाँ तो नहीं चला बुलडोजर। अपराधियों यहाँ को तो यमराज से मिलवा देते हैं। भाई गरीबों की झुग्गियों पे बुलडोजर चल जाता है इनका। दिल्ली में इन्होंने झुग्गियां तोड़ दी गरीबों की, जो कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान। उत्तर प्रदेश में झुग्गियां तोड़ रहे हैं, गरीबों का आशियाना छीन रहे हैं। लेकिन जो महाडकैत, महापापी, जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, जिनकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी, उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, उन पापियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है ना। अचंभे की बात। तो अब आप इससे क्या मानेंगे? और चौथी बात ये कि जब संजय सिंह जी ने 20 जून को चिट्ठी लिखी एसआईटी के अधिकारियों को कि भाई मैं आपको कुछ साक्ष्य देना चाहता हूं, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब 23 जून को उन्हें ईमेल पे बताया गया कि मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं आपसे मिलके इन्हें आपको देना चाहता हूं, आप कार्रवाई कीजिए, तो उन्हें कोई जवाब नहीं आया। और 23 जून को वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी गई। उसके बाद संजय सिंह जी को बुलाया गया कि अब आप हमें प्रमाण दीजिए। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एसआईटी में क्या निकलेगा। पांचवी सबसे जरूरी बात यह कि आज तक एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक तो हुई नहीं। भाई एसआईटी की रिपोर्ट आज तक न मीडिया के पास है, न किसी और के पास है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? मीडिया चैनल्स क्या चला रहे हैं? गोदी मीडिया, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा एक्शन। अरे योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा एक्शन तो तब होगा, पहली बात तो जब एसआईटी सार्वजनिक हुई हो। दूसरी बात, एफआईआर हुई है ट्रस्ट के कहने पे। चोरी किसने की है? ट्रस्ट ने की है। एफआईआर किसके कहने पे हो रही है? ट्रस्ट के कहने पे हो रही है। मतलब चोर कह रहा है कि भाई आओ और मेरी चोरी की आप तहकीकात करो। और अगर चोर को ही एफआईआर करनी थी तो 18 दिन पहले एफआईआर क्यों नहीं की गई? और अगर वाकई में योगी जी इतने चिंतित थे तो 18 दिन क्या इंतजार कर रहे थे? और अगर एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हो गई तो फिर हमें क्यों नहीं बताया जा रहा कि भाई उसमें क्या क्या निकल के आया? क्या आपने वो नहीं, गोदी ट्रस्ट को मीडिया सौंप वाले दी? तो थोड़े करीबी भी हैं, क्या पता उनके सोर्सेस ने कुछ जानकारी दी हो उन्हें। नहीं भाई, ऐसा है ना, देखो भाई, प्रभु राम
के घर पे डकैती हो गई और उसके बाद जो है महापापियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी पाप के उतने ही भागीदार हैं लोग जो हम्म। आज भी उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। भाई जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करें, उन्हें बख्शने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, इस देश में रेपिस्ट को जमानत मिल जाती है, आप चोरों को बता रहे हैं कि फांसी पे चढ़वा देंगे। जी, नहीं ये ऐसी डबल इंजन की सरकार है जिसमें ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। इनकी हम्म। पार्टी में ध्रुव सक्सेना, मोहम्मद सोहेल, तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी पाए जाते हैं जिनका संबंध आईएसआई हम्म। से होता है। और ये फर्जी हिंदू जो 18 दिन जो है बिल में छुपे हुए थे जब प्रभु श्री राम के घर डकैती टल रही थी, ये सर्टिफिकेट बाँटते फिरते हैं कि कौन सच्चा हिंदू है, कौन पक्का हिंदू है। ये वो फर्जी लोग जिनकी पार्टी में नरेश अग्रवाल, दिनेश शर्मा जैसे लोग हैं जो प्रभु श्री राम और सीता माता के लिए किस तरह की आपत्तिजनक बात करते हैं हम्म। और उन्हें बड़े-बड़े पदों पे बिठाते हैं। ऐसे काल-नेमियों का असली चेहरा भगवान पहचान चुके, अब इनका जाने का वक़्त आने वाला है। मैं उस चीज पर भी आऊंगा कि जाने का वक्त आने वाला है कि नहीं। आपने शुरुआत में यह भी बोला कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह ट्रस्ट बना था। आप तो क्या प्रधानमंत्री जी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए कि वे आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और जो भी जिन भी लोगों को जिस भी आधार पे उन्होंने ट्रस्ट में मेंबर बनाया था, वो आधार भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम मंदिर आंदोलन में शामिल थे, इसीलिए हमारा अधिकार है इस ट्रस्ट में होना। देखिए, ट्रस्ट में लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नियुक्त किए गए थे। हम्म। ज्ञानेश कुमार भी 2020 से 2024 तक जो वोट चोर हैं, वोट चोर के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं, हम्म। जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी को वोटों की डकैती में मदद करते हैं, चोरी में मदद करते हैं, जैसे दिल्ली में की, जैसे बंगाल में 27 लाख लोगों को वोट से वंचित रखा, जैसे पंजाब में मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के वोट चोरी करते हुए पकड़े गए और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हम्म। हुई। तो ऐसे हम्म। व्यक्ति को ट्रस्ट में जगह दी गई थी। और सारे लोग जो ये हैं, ये उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है एसआईटी से। एसआईटी कुछ नहीं करने वाली। ये केवल छोटे-मोटे लोगों को पकड़ के केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कुछ कार्रवाई की, क्योंकि देश की आम जनता इनसे सवाल कर रही है। इन्हीं के लोग जो इन्हें वोट दिया करते थे, आज वो इनसे सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा पाप होने के बाद आप क्यों इस तरह के महाडकैतों को बचा रहे हो? इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन क्या हब्बड़-तब्बड़ में इन्वेस्टिगेशन इन्होंने ज्वाइन एफआईआर करनी की है। चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को भी सामने आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए कि मेरे द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं और उन पर सवाल उठाया जा रहा है? क्योंकि तमाम और विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी है, वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से भी पूछताछ की जाए। क्या आप इस लाइन पर समर्थन कर रहे हैं? देखिए, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा विभाग या कोई भी ऐसा तंत्र है, जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री से सवाल करने की हिम्मत रखेगा? भई, हम्म। वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी है, जो मुखर होके इनका असली चेहरा देश के सामने लेके आती है। वरना आप बताइए मुझे, चुनाव आयोग इनकी जेब में है, ईडी इनकी जेब में है, सीबीआई इनकी जेब में है, सारी एजेंसीज़ वो इनके इशारे पे काम करती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा कि ईडी, सीबीआई जो है वो इनका तोता और मैना है। विपक्ष के हम्म। नेताओं पे तो बड़ी जल्दी ईडी, सीबीआई की रेड मारते हैं ये। आज जब वहाँ पे डकैती हो रही है तो कहाँ है इनकी ईडी, कहाँ गई इनकी सीबीआई? हम्म। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है तो हमें क्या कि ये चाहते कुछ हैं कि करेंगे। सीबीआई की जांच भी हो? देखिए, जाँच होनी चाहिए, सीबीआई की क्या, आप सही तरीके से जाँच कराइए, जैसा आप चाहें, दोषियों को सज़ा दीजिए, उन्हें फांसी पे चढ़ाइए, इन्हें बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि जो-जो भी अपराधी हैं, जिसने महापाप किया है, महाघोटाला किया है, चढ़ावा चोरी की है, चंदा चोरी की है, ज़मीन घोटाला किया है, जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती, हम शांति से नहीं बैठेंगे। अच्छा, तो आखिरी सवाल इस चर्चा में लेना चाहूंगा अनमोल जी, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी साफगोई से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रवक्ता लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि राजनीतिक सवाल अगर आ जाएं तो आ, लोग कह रहे हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये विषय मुख्य होने वाला है, क्योंकि राम जी
उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र में रहे हैं, 90 के दशक से केंद्र में रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर में आपके अकॉर्डिंग जमीन का घोटाला हुआ है, तो क्या इस विषय को क्या आप उत्तर प्रदेश चुनाव तक लेके जाएंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे और बताएंगे कि भैया कौन चोर है और कौन नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहला है कि ना हम जाति की राजनीति करते, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम किसी समुदाय की राजनीति करते। हम करते हैं काम की राजनीति। हम लोगों के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों के लिए बढ़िया अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे जिसमें मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हमारे लेकिन नेता अरविंद कहते हैं केजरीवाल कि जी भी तो हम जा रहे हैं ना राम मंदिर, राम मंदिर मैं तो मैं जा ही अपनी रहे हैं ना, तो इसमें जी एक मैं अपनी राजनेता को अलग कर लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जी उसमें जी आपको जी जरूर जवाब मिल जाएगा। हमारे जी। नेता कहते हैं कि हम आपके लिए अच्छे सरकारी अस्पताल बनाएंगे जहां पे आपको हम्म मुफ्त इलाज मिलेगा। जैसे पंजाब में हमने मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू की है जिसमें 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मुहैया कराया जाता है। हम हम्म मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं जहां पे मुफ्त दवाइयां, मुफ्त टेस्ट होते हैं, 24 घंटे मुफ्त बिजली, 24 घंटे मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय जो है सुविधाएं हम मुहैया कराते हैं। चाहे बुजुर्गों की बात कर लें आप, चाहे किसानों की बात कर लें। तो सही मायने में प्रभु श्री राम के दिखाए गए रास्ते पे चल के एक राम राज्य की स्थापना करने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। डॉक्टर हम्म भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। जब वो कहते हैं कि जब हमारे बच्चे बढ़ेंगे तो जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। तो प्रभु श्री राम के परम भक्त, उनके दिखाए गए रास्ते पे चलने वाले, उनके आचरण को अपनाने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी लोगों के लिए काम करते हैं, काम की राजनीति करते हैं और उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ते हैं। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन साथ ही हम लोगों को ये जरूर बता रहे हैं कि कैसे मुखौटा ओढ़े काल नेमी आपके बीच में है, जो आपको वादा तो कर रहे थे कि वो मंदिर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो हजारों करोड़ की डकैती भी डाल देंगे। वो आपका चढ़ावा भी चोरी करके ले जाएंगे, वो आपका चंद और वो जमीन घोटाला करेंगे। तो इनका चेहरा तो आज पूरे देश ने देख लिया। लोग इनसे नाराज हैं क्योंकि इन्होंने 20 दिन लगा दिए, 20 दिन, और अब भी लीपापोती की जा रही है। जो असली गुनहगार हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। वो चंपत राय जिसने प्रधानमंत्री को ये कहा कि भाई मैं आपको ब्यौरा नहीं देने वाला, जब उनसे मांगा गया कि भाई वो हम्म हजारों करोड़ का चढ़ावा कहाँ गया बताइए, तो चंपत राय ने मना कर दिया। बड़े बड़े लोग हम्म। शामिल हैं इसमें, बड़े बड़े लोग, इसीलिए इतनी हिम्मत है चंपत राय की कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। नहीं अनमोल जी, मेरे सवाल का जवाब शायद अभी तक मुझे मिल नहीं पाया। खैर, आपकी भी राजनीतिक मजबूरियां हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, आप राजनीति को समझने वाले व्यक्ति हैं, राजनीति पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप ये समझते हैं कि राम मंदिर एक विषय होने वाला है? आप उठाएं या ना उठाएं, विपक्ष उठाए, विपक्ष का कोई और हिस्सा उठाए या फिर पक्ष का कोई हिस्सा उठाए, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर विषय होगा? देखिए, जनता को तय करना है। हम तो जनता के बीच में काम की राजनीति को लेके जाएंगे। जनता को तय करना है कि वो किस मुद्दे पे वोट देगी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एक तरफ है। आवाज आ रही है आपको? अभी फोन जी जी। फोन फोन अभी दोबारा से आ जाएगा, एकदम से कट जाएगा। मतलब व्हाट्सएप कॉल आ रहा है रेगुलर। तो दूसरी तरफ ये महाचोर हैं, महाडकैत हैं। लोग इनसे खफा तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ये लोगों को सुविधाएं दे पाए। आज आप स्कूल, 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी अस्पताल का आप हाल देख लीजिए। हम्म गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आईसीयू भी नहीं है सही तरीके से चलने वाले। कोविड के दौरान हमने देखा ही था, एक सरकारी अस्पताल में 5 आईसीयू भी नहीं मिल रहे थे, और जो थे उसमें भी जो है उपयुक्त सुविधाएं मौजूद नहीं थी। हम्म। तो महंगाई की मार झेल रहे हैं ठीक। लोग। लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।
लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, लोगों को बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, तो भाई जनता क्यों चुनेगी ऐसी सरकार को, जो केवल उन्हें धोखा देती हो, जो केवल उन्हें झूठे वादे करती हो, जो कहती हो कि हम कानून व्यवस्था में इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती हो कि उत्तर प्रदेश जो है वो तो नंबर 1 पे है महिलाओं के अपराध की अगर बात की जाए तो। तो बड़ा आसान तो है जनता के लिए चुनना। एक तरफ कालेमी है और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलने वाले, राम राज्य की स्थापना करने वाले लोग। चलिए, ये वाला ब्रांड तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने पहले ही कब्जाया हुआ है। खैर, जनता के पास फिलहाल के लिए चॉइस है कि आपको मंदिर जाने वाले चाहिए या फिर राम जी से सीखकर काम करने वाले चाहिए, ये जनता चुनेगी। खैर, इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हो सकते हैं आपके, कमेंट सेक्शन खुला है, ये जरूर बताइएगा। और ऐसी चर्चाओं को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल शुक्रिया होने सर। के लिए। होपफुली आगे भी जुड़ते रहेंगे, होपफुली इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।